मैं हूं सावित्री और आप देख रहे हैं सावित्री सत्या यूट्यूब चैनल। मैं पुनः एक नई वीडियो को लेकर आई हूं और आज के वीडियो का टॉपिक है अन्य जन आंदोलन। चलिए 1857 के क्रांति के बाद जो कौन कौन से विद्रोह, कौन कौन से आंदोलन हुए हैं, आज उसके बारे में जानकारी लेते हैं। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह जो 1859 से 1860 ईस्वी तक हुआ था। कौन सा विद्रोह? नील विद्रोह। कब से कब तक चला था? 1859 से 1860 ईस्वी तक। नील विद्रोह हुआ कहाँ था? बंगाल में हुआ था। आपको इस प्रकार से याद रखना है कि नील विद्रोह कब से कब तक चला, किस जगह पर हुआ और इसके नेतृत्वकर्ता कौन है। तो इस प्रकार से प्रश्नगत पूछेंगे। आगे है सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी तक चला। सन्यासी विद्रोह कब से कब तक चला? 1763 से 1800 ईस्वी तक। इसके बाद संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक चला। संथाल विद्रोह 1855 से 1856 ईस्वी तक। इसके बाद है पावना अपद्रव्य, मतलब पावना विद्रोह कब से कब तक चला? तो 1873 से 1876 ईस्वी तक चला। आपको एक कॉलम सूची के रूप में दिया जाएगा कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक तरफ विद्रोह दे देगा और एक तरफ ईस्वी दे देगा और पूछेगा कि इसमें कौन से विद्रोह कब हुए थे। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि कौन से विद्रोह कब हुए हैं। तो आपको प्रश्न में अगर देगा तो आप आसानी से उसे बना पाएंगे। तो नील विद्रोह कब हुई थी? 1859 से 1860 ईस्वी तक। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी तक। संथाल विद्रोह 1855 से 56 तक और पावना अपद्रव्य 1873 से 76 में हुआ था। आगे है नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिला के गोविंदपुर गांव से हुई थी। नील विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी कहाँ से हुई थी? बंगाल के नदिया जिला के गोविंदपुर गांव से हुई थी। एक नील उत्पादक के 2 भूतपूर्व कर्मचारी दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। आपसे पूछेगा कि नील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, किसके नेतृत्व में नील विद्रोह हुआ था? तो दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास के नेतृत्व में हुआ था। इसने क्या किया था? नील की खेती को करने से इनकार कर दिया था, मना कर दिया था। 1860 ईस्वी तक नील आंदोलन नदिया, पावना, खुलना, ढाका, मालदा तथा दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैला। कब तक चला? 1860 ईस्वी तक। कहाँ का? नदिया में, पावना में, खुलना में, ढाका में, मालदा में तथा दिनाजपुर में नील विद्रोह फैल गया। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा तथा जन सभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। अखबार के रूप में इसमें हिंदू पैट्रियट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। कौन से पत्रिका? हिंदू पैट्रियट। आपको याद रखना है कि हिंदू पैट्रियट जो थी पत्रिका, वो उसका संपादक कौन है? हरीश चंद्र मुखर्जी। इसका संपादक कौन है? हरीश चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन है? हिंदू पैट्रियट के संपादक है हरीश चंद्र मुखर्जी। आपको याद रखना है कि हिंदू पैट्रियट जो पत्रिका है उसका संपादन, मतलब उसको किसने प्रकाशित किया है? तो हरीश चंद्र मुखर्जी ने। और ये किससे संबंधित था? तो नील विद्रोह के बारे में बताने के लिए इस अखबार को चलाया गया था और इसमें समर्थन किया गया था। इसके आगे है नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया। नील दर्पण किसका लिखा हुआ चित्रण है या नाटक है? तो दीनबंधु मित्र का ये नील दर्पण जो है, ये दीनबंधु मित्र का नाटक है नील दर्पण।
आपसे पूछेगा कि नील दर्पण नाटक का संपादक कौन है, कौन प्रकाशित किया था, तो दीनबंधु मित्र याद रखना है। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम जो गीत लिया गया है किसने रचित किया है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। और यह उपन्यास है, और यह क्या है, उपन्यास है। कहाँ से लिया गया है, तो आनंद मठ से लिया गया। वंदे मातरम गीत का रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। ये क्या है, एक प्रसिद्ध उपन्यास है, और ये कहाँ से लिया गया है, तो आनंद मठ से लिया गया है। इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। इस उपन्यास का कथानक किस पर आधारित है, सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। आपसे प्रश्नगत के रूप में पूछेगा, वंदे मातरम को किस अधिवेशन में गाया गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन में। कब हुआ था, तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती वहाबी आंदोलन से मिली। अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे ज्यादा या गंभीर चुनौती किस आंदोलन से मिली थी, वहाबी आंदोलन से। 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से 7वें दशक तक चला था। ये वहाबी आंदोलन कब से कब तक चला था, 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से 7वें दशक तक यह वहाबी आंदोलन चला था। राय बरेलवी के सैयद अहमद बरेलवी भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। आपसे प्रश्नगत के रूप में पूछेगा, वहाबी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था, राय बरेली के सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में हुआ था। ये कहाँ के थे, राय बरेली के थे, और इसका पूरा नाम था सैयद अहमद बरेलवी। आपसे प्रश्न में पूछेगा कि वहाबी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो सैयद अहमद बरेलवी ने। भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। वह अरब के अब्दुल वहाब से प्रभावित हुए थे। वे किससे प्रभावित हुए थे, अरब के अब्दुल वहाब से प्रभावित हुए, परंतु अधिक प्रभाव दिल्ली के एक संत शाह वली उल्लाह का था। अरब के अब्दुल वहाब से प्रभावित तो हुए ही थे, कौन, सैयद अहमद बरेलवी, पर वो सबसे अधिक प्रभाव दिल्ली के एक संत थे शाह वली उल्लाह से ज्यादा प्रभावित हुए थे। सैयद अहमद बरेलवी के प्रयत्नों से इस आंदोलन की विचारधारा शीघ्र ही काबुल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, बंगाल, बिहार, कहाँ पे, काबुल में, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में, बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत आदि में फैल गई। कुछ समय के लिए इन्होंने 1830 ईस्वी में पेशावर पर कब्जा कर लिया था। किसने, सर सैयद बरेलवी ने। कब, 1830 ईस्वी में पेशावर पर कब्जा कर लिया था, और अपने नाम के सिक्के ढलवाए। और क्या किए, वहाँ पे कब्जा कर अपने नाम के सिक्के ढलवाए। किंतु अगले ही वर्ष वह बालाकोट की लड़ाई में मारे गए। उसके बाद क्या हुआ कि अगले ही वर्ष मतलब 1831 ईस्वी में 30 से एक साल बाद मतलब बोल रहा है अगले ही वर्ष बालाकोट की लड़ाई में मारे गए। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि सर सैयद अहमद बरेलवी किस युद्ध में मारे गए थे, तो बालाकोट की लड़ाई में मारे गए थे। बालाकोट की जो लड़ाई हुई थी वहाँ पर ही सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु हो जाती है। सैयद अहमद बरेलवी के मृत्यु के बाद पटना इस आंदोलन का केंद्र बना। सैयद बरेलवी के मृत्यु के बाद कहाँ केंद्र बनाया, पटना को इसका केंद्र बनाया गया। कहाँ को, पटना को इसका केंद्र बनाया गया। इस अवधि में आंदोलन का नेतृत्व मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली,
अहमदुल्ला आदि ने किया। सर सैयद बरेलवी के मृत्यु के बाद इसका नेतृत्व, वहाबी आंदोलन का नेतृत्व किसने किसने किया? मौलवी कासिम ने, विलायत अली ने, इनायत अली ने और अहमदुल्ला ने आदि ने किया। पटना के अतिरिक्त हैदराबाद, पटना के अतिरिक्त मतलब पटना के बाद और कहाँ पे? हैदराबाद पे, मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत तथा बम्बई में इस आंदोलन के शाखाएं स्थापित की। इसके बाद आता है कूका आंदोलन। कूका आंदोलन वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। कूका आंदोलन वहाबी आंदोलन से ही बहुत ज़्यादा मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए थे, दोनों ही धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुई थी, किंतु बाद में यह राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गई और ये बाद में क्या हुए? राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गई, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। इसका उद्देश्य क्या था? यह आंदोलन करने का उद्देश्य एक ही उद्देश्य था कि अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी बंगाल में कूका आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कूका आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? पश्चिम बंगाल में। और कब हुई थी? 1840 के दशक में भगत जवाहर मल के नेतृत्व में हुआ था। मतलब भगत जवाहर मल ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछेगा कि सियान साहब के नाम से किसे जाना जाता है, तो भगत जवाहर मल को। और भगत जवाहर मल ने क्या किया था? कूका आंदोलन का नेतृत्व किया था। और कूका आंदोलन कब हुआ था? तो 1840 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे? पश्चिमी पंजाब में हुआ था। कूका आंदोलन का उद्देश्य था कि सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। इसका जो उद्देश्य था, इस आंदोलन को करने का उद्देश्य था कि सिख धर्म में जो प्रचलित बुराइयां और अंधविश्वास था उसको दूर करना था और धर्म को शुद्ध करना। 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया। 1872 ईस्वी में इस आंदोलन का नेता किसको बनाया गया? राम सिंह को। और इसे कहाँ? रंगून निर्वासित कर दिया, जहां इनकी 1885 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। कब? 1885 ईस्वी में रंगून निर्वासित करने के बाद राम सिंह की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद आता है पागल पंथ, एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। पागल पंथ क्या था? एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, जिसे उत्तरी बंगाल के करमशाह ने चलाया था। जिसे किसने चलाया था? उत्तरी बंगाल के करमशाह ने चलाया था। मतलब पूछेगा कि पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो करमशाह ने किया था। और ये हुआ कहाँ था? उत्तरी बंगाल में। उत्तरी बंगाल में हुआ था। करमशाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीटू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। करमशाह के पुत्र कौन थे? टीटू तथा धार्मिक और राजनीतिक उद्देश्यों से प्रभावित थे। इसके बेटे और उत्तराधिकारी धार्मिक एवं राजनीतिक उद्देश्यों से प्रभावित थे। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया था। पागलपंथी विद्रोह क्यों किया गया था? क्योंकि जमींदारों पे तथा मुजारों पर अत्याचार करने के विरुद्ध में यह पागलपंथी विद्रोह को किया गया था। किसके द्वारा? तो करमशाह के द्वारा यह पागलपंथी विद्रोह को किया गया था। 1825 ईस्वी में टीटू ने शेखपुर पर अधिकार कर लिया। कहाँ पर? शेखपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। और क्या बन बैठा? राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त किया। इस प्रशासन को चलाने के लिए उसने क्या किया? न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट और कलेक्टर को भी नियुक्त करने लगा।
इसके बाद आता फराजी। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीतुल्लाह द्वारा चलाए गए थे। इसके बाद पागलपंथी विद्रोह के बाद फराजी विद्रोह आता है, जो बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीतुल्लाह द्वारा चलाया गया था। संप्रदाय के अनुयायी थे, चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे, मतलब कि फराजी विद्रोह का नेतृत्व हाजी शरीतुल्लाह ने किया था। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल्य परिवर्तन का प्रतिपादन करते थे। शरीतुल्लाह के पुत्र दुदू मियां ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई थी। फराजी विद्रोह करने का कारण भी क्या था? अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल्य परिवर्तन का प्रतिपादन करते तथा शरीतुल्लाह के पुत्र दुदू मियां ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई थी। इसने क्या किया था? बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजनाओं के तहत इस विद्रोह को किया था। यह आंदोलन 1818 से 1862 ईस्वी तक चला था। फराजी आंदोलन कब से कब तक चला था? 1818 ईस्वी से 1862 ईस्वी तक। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी वहाबी दल से सम्मिलित हो गए और 1805 ईस्वी में वेलेस्ली ने ट्रावनकोर केरल के महाराजा को सहायक संधि करने पर विवश कर दिया। 1805 ईस्वी में वेलेस्ली ने क्या किया? ट्रावनकोर, जो केरल के स्थान है, के महाराजा को सहायक संधि करने के लिए विवश कर दिया। महाराजा संधि की शर्तों से अप्रसन्न था। ये संधि करने के शर्तों से महाराजा अप्रसन्न थे, इसलिए उसने सहायक संधि संबंधित कर देने में आनाकानी की। अंग्रेज रेजिडेंट का व्यवहार भी बहुत धृष्टापूर्ण था, जिसके फलस्वरूप दीवान वेलुथम्पी ने विद्रोह कर दिया, जिसमें नायर बटालियन ने उसका समर्थन किया। वेलुथम्पी ने जो आंदोलन किया था, इसका समर्थन किसने किया था? नायर बटालियन ने। प्रारंभिक भारतीय क्रांतिकारियों में अग्रगण्य वसुदेव बलवंत फड़के, जो 1845 से 1883 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा, ने बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके उन्हें प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तन किया और रामोसी कृषक जत्या की स्थापना की। वासुदेव बलवंत फड़के, जिसका शासनकाल 1845 से 83 ईस्वी तक रहा, बम्बई में प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके उसने प्रशिक्षण लड़ाकू बल के रूप में परिवर्तन किया और रामोसी कृषक जत्या की स्थापना की। गटकरी लोग मराठों के किलों में काम करते थे। गटकरी लोग मराठों के किलों में काम करने वाले उनके वंशानुगत कर्मचारी थे। इन्होंने मनमाने ढंग से भू राजस्व की वसूली, मराठा सेना से उन्हें सेवा मुक्त किए जाने और उनकी जमीनों को मामलतदारों की देखरेख के अधीन कर दिए जाने के विरुद्ध में 1844 ईस्वी में कोल्हापुर में विद्रोह कर दिया। कब? 1844 ईस्वी में कोल्हापुर में विद्रोह कर दिया था। किसने? वासुदेव बलवंत फड़के ने। खोद जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे। खोद जनजाति कहाँ तक रहते थे? तमिलनाडु से बंगाल और मध्य भारत में फैले विस्तृत पहाड़ी के क्षेत्रों में खोद जनजाति रहते थे। खोद जनजाति पहाड़ी क्षेत्रों में होने के कारण वस्तुतः वह स्वतंत्र थे। वो पहाड़ी क्षेत्र में होने के कारण वस्तुतः वह स्वतंत्र थे। उन्होंने 1817 से 1856 तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इसने खोद विद्रोह के नाम से ही विद्रोह किया था। 1817 से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिसोई ने किया। इस जो विद्रोह हुआ था, खोद विद्रोह हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था? चक्र बिसोई ने किया था। इस विद्रोह के मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि
को प्रतिबंधित करने के प्रयास था। खोद विद्रोह होने का कारण क्या था? विद्रोह का मुख्य कारण था कि ब्रिटिश सरकारों द्वारा मानव बलि मरीहा को प्रतिपादित करने का प्रयास, अंग्रेजों द्वारा नए करों का आरोपण और अनेक क्षेत्रों में जमींदारी तथा साहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे, जिनके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मरीहा एजेंसी गठित की। अंग्रेजों ने क्या की? एक मरीहा एजेंसी गठित की, जिसके विरुद्ध खोदों ने विद्रोह किया था। मरीहा एजेंसी गठित किया। यहाँ पे क्या होता था? खोद विद्रोह का एक रिवाज था कि मानव बलि प्रथा को, ये मानव बलि प्रथा को अंग्रेजों ने समाप्त करने का प्रयास किया था। इसीलिए इस विद्रोह को इस सब खोद जनजाति ने किया था। इसके बाद आता है कोल विद्रोह। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831 से 32 तक चला था। इसका नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में हुआ था कौन विद्रोह? कोल विद्रोह। कब से कब तक? 1831 से 32 तक। और इसका नेतृत्व किसने किया था? बुद्धो भगत ने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। यह विद्रोह रुक रुक कर 1848 तक चलता रहा। यह विद्रोह कब से कब तक चलता रहा? हुआ था तो 1831 से 32 तक, पर रुक रुक कर 1848 तक ये कोल विद्रोह चलता रहा। इसे सरकार द्वारा कुचल दिया गया, पर अंततः इसको भी सरकार द्वारा दबाया गया था। कोल विद्रोह के बाद बघेरा विद्रोह, जो 1818 ईस्वी के बड़ौदा के अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया था। 1857 के पूर्व के प्रमुख विद्रोह के क्रम इस प्रकार है। 1857 के विद्रोह के पूर्व जो पहले हुआ था वो कौन कौन सा विद्रोह था? बंगाल का सिपाही विद्रोह। बंगाल का सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1764 ईस्वी में, जिसमें हेक्टर मुनरो की एक बटालियन बक्सर की रणभूमि पर मीर कासिम से जा मिली थी। ये कब हुई थी? बंगाल का जो सिपाही विद्रोह हुआ था वो 1764 ईस्वी में हुई थी, और ये हेक्टर मुनरो की एक बटालियन बक्सर की रणभूमि में से मीर कासिम से जा मिली थी। अगला हुआ था बेल्लोर का सिपाही विद्रोह। इसके बाद बेल्लोर का सिपाही विद्रोह ये कब हुआ था? 1806 ईस्वी में। तीसरा हुआ था कच्छ का विद्रोह 1819 से 1831 ईस्वी तक। चौथा हुआ था कोल विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी तक। उसके बाद पांचवा हुआ था संथाल विद्रोह 1855 से 1856 ईस्वी तक। 1855 से 56 ईस्वी तक का संथाल विद्रोह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। ये जो संथाल विद्रोह था ये प्रसिद्ध एक आदिवासी विद्रोह था। आपको इस प्रकार से क्रम से याद रखना है कि 1857 के विद्रोह के पूर्व मतलब पहले कौन कौन से विद्रोह हो चुके थे। तो पहला नंबर था बंगाल का सिपाही विद्रोह जो 1764 ईस्वी में हुआ था। दूसरा था बेल्लोर का सिपाही विद्रोह जो 1806 ईस्वी में हुआ था। तीसरा था कच्छ का विद्रोह जो 1819 से 1831 ईस्वी तक चला था। चौथा था कोल विद्रोह जो 1831 से 1832 ईस्वी तक चला था। पांचवा है संथाल विद्रोह जो 1855 से 1856 ईस्वी तक चला है। इसके आगे है कि 1855 से 56 तक संथाल विद्रोह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था जिसमें मूलभूत आदिवासी आवेग और ब्रिटिश शासन के पूर्ण तिरस्कार जैसी भावना देखने को मिलती है। भागलपुर के राजमहल के बीच का क्षेत्र जो दामन एक्को के नाम से जाना जाता है। भागलपुर का एक क्षेत्र कौन सा है? राजमहल, जिसको किस नाम से जाना जाता है? दामन एक्को के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह मूलतः आर्थिक कारणों से हुआ था। साहूकार तथा औपनिवेशिक प्रशासन दोनों ही इनका शोषण कर रहे थे। कौन कौन? साहूकार तथा औपनिवेशिक प्रशासन दोनों ही शोषण कर रहे थे। दिकवो जो बाहरी लोग एक व्यापारी ने संथालों द्वारा लिए गए ऋणों पर 50 से लेकर 500% ब्याज वसूल लिया।
दीकू उसको बोला जाता है जो बाहर से लोग आके बसते हैं। वो दीकू लोग जो होते थे, बाहरी लोगों एवं व्यापारियों ने संथालों द्वारा किए गए ऋणों पर 50 से लेकर 5,500% ब्याज वसूल किया करते थे। इस विद्रोह का जो नेता था सिद्धू कान्हू चांद भैरव नाम 4 भाई थे। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। ये चारों आपस में भाई ही थे। सिद्धू ने अधिकारियों से कहा था, क्या कहा था सिद्धू ने? ठाकुर जी ने मुझे आदेश देते समय कहा कि यह देश साहबों का नहीं है, ठाकुर जी खुद हमारी तरफ से लड़ेंगे। इस तरह आप साहेब लोग और सिपाही लोग खुद ठाकुर जी से लड़ोगे। सिद्धू ने कहा था कि ठाकुर जी ने मुझे आदेश देते समय कहा कि यह देश साहेब का नहीं है, ठाकुर जी खुद हमारी तरफ से लड़ेंगे। इस तरह आप साहेब लोग और सिपाही लोग खुद ठाकुर जी से लड़ोगे। यह आंदोलन 1856 तक रहा और अंततः विद्रोह नेताओं के पकड़ने के बाद आंदोलन को भारी दमन के साथ कुचल दिया गया। 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगनीडीह तालुके में विद्रोह कर दिया। कब? 1855 ईस्वी में भागलपुर के भगनीडीह तालुके में विद्रोह कर दिया था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई थी। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए किसके नेतृत्व में? मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई थी जिसे संथालों ने हरा दिया था। अंततः भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड ने क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह का दमन कर दिया। किसने किया था? कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड ने। इसके बाद आता है भील विद्रोह आता है। भील विद्रोह भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट के खान देश में रहती थी। 1818 से 1831 ईस्वी तक इन लोगों ने अपने इन स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। भील विद्रोह कब से कब तक चला? 1818 से 1831 ईस्वी तक। कंपनी के अधिकारियों का कथन था कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा उनके प्रतिनिधि त्रयन कंजी दालिया ने प्रस्तुत किया था। किसने? पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा त्रयम कंजी दागलिया ने प्रोत्साहित किया था। वास्तव में कृषि संबंधित कष्ट तथा नई सरकार का भय ही इस विद्रोह का कारण था। कृषि संबंधित कष्ट और नई सरकार का भय इस विद्रोह का कारण था। 1825 ईस्वी में सेबरम के नेतृत्व में इन लोगों ने विद्रोह किया था। 1825 ईस्वी में सेबरम के नेतृत्व में इस विद्रोह का आरंभ किया था। ब्रिटिश सेना काफी प्रयास के बाद इस विद्रोह को कुचल सकी। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था। इसके बाद आता है रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित रंपा पहाड़ी में हुआ था। आदिवासियों का यह विद्रोह साहूकारों के शोषण और वन कानूनों के विरुद्ध हुआ था। किसके विरुद्ध? साहूकारों के शोषण और वन कानूनों के विरुद्ध यह रंपा विद्रोह को किया गया था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सुरजी भगत तथा गोविंद गुरु नामक समाज सुधारकों ने राजस्थान की मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, पाली इत्यादि रियासतों में बसी भील जनजाति में सामाजिक सुधारों के प्रयास किए। यह विद्रोह किसके किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुए थे गोविंद गुरु एवं सुरजी भगत के नेतृत्व में हुआ था। उसके बाद ये जो राजस्थान के मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़
सिरोही, पाली इत्यादि क्षेत्रों में ये विद्रोह को देखा गया था। गोविंद गुरु इन्होंने लसोड़िया भी कहा जाता है। गोविंद गुरु को लसोड़िया भी कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि लसोड़िया किसे कहा जाता है, तो गोविंद गुरु को ने भीलों को संगठित करने के लिए उद्देश्य से 1883 ईस्वी में सभ्य सभा की स्थापना की। भीलों को संगठित करने के उद्देश्य से गोविंद गुरु ने कौन से सभा की स्थापना की थी, तो सभ्य सभा की स्थापना 1883 ईस्वी में की। गोविंद गुरु को लसोड़िया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। गोविंद गुरु को लसोड़िया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। मुंडा जाति के सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदारी, ठेकेदारों, बनियों और खुदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला। मुंडा सरकार 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे। कब तक? 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे। इनका यह विद्रोह सरदारी लड़ाई के नाम से जाना जाता है। मुंडा विद्रोह को कौन से लड़ाई के नाम से जाना जाता है? सरदारी लड़ाई के नाम से जाना जाता है। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित कर लिया। कब? 1895 ईस्वी में किसने? बिरसा मुंडा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित कर लिया तथा मुंडा विद्रोह को उलगुलान या महान हलचल के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछेगा कि उलगुलान विद्रोह या मुंडा विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे महान हलचल या उलगुलान विद्रोह मुंडा विद्रोह का ही नाम है। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडों की प्रारंभिक सामूहिक खेती वाली भूमि व्यवस्था खुटकट्टी या मुंडारी के जमींदारी तथा व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई, लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप दे दिया। इसको जगत पिता तथा धरती का आवा भी कहा जाता है। बिरसा मुंडा को धरती का आवा या जगत पिता भी कहा जाता है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि जगत पिता या धरती का आवा किसे कहा जाता है, तो बिरसा मुंडा को कहा जाता है। उसने कहा कि दिकवो गैर आदिवासी से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। आपको ये कथन के रूप में दे देगा और पूछेगा कि यह बात कौन से विद्रोह का है या किसने बोला था कि दिकवो गैर आदिवासी से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से यह जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडे। तो ये कथन बिरसा मुंडा का है और ये किस विद्रोह में बोला था, तो मुंडा विद्रोह में बोला था। 3 मार्च 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर के जामकोई जंगल में सोते समय बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया था। कब गिरफ्तार कर लिया गया था? 3 मार्च 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर के जामकोई जंगल में सोते समय इसको गिरफ्तार कर लिया। 9 जून 1900 ईस्वी को जेल में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हो जाती है? 9 जून 1900 ईस्वी में। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था। इसका कार्य क्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था। बिरसा ने अनेक देवताओं बोगा की पूजा को छोड़ अपने अनुयायियों से एक ईश्वर सिंह बोगा की पूजा करने का आह्वान किया। अनेक देवताओं को बिरसा मुंडा ने छोड़कर एक ईश्वर को मानने का सलाह दिया। ठक्कर बापा ने जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया। ठक्कर बाबा ने जनजाति लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया। ये हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे। ये कौन थे? हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे। आपसे प्रश्न के रूप में पूछेगा हरिजन सेवक संघ के महासचिव कौन थे, तो ठक्कर बापा। हौज या हो विद्रोह।
हो विद्रोह या हौज विद्रोह 1820 से 21 ईस्वी में हुआ, जिसका केंद्र बिहार का संथाल परगना था। इसका केंद्र कहाँ था? बिहार का संथाल परगना था। खैरवार आदिवासी आंदोलन भागीरथी मांझी के नेतृत्व में 1874 ईस्वी में हुई। खैरवार आदिवासी भागीरथ मांझी के नेतृत्व में 1874 ईस्वी में हुआ। संभलपुर के गद्दी के दावेदार सुरेंद्र शाही ने यहाँ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। 1862 ईस्वी में उसने आत्मसमर्पण कर दिया। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में वर्ष 1921 में हुआ। मोपलावर कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में कब? 1921 ईस्वी में। यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे। यहाँ पर काश्तकार अधिकतर कौन थे? मुसलमान थे तथा जमींदार अधिकतर हिंदू थे। यह आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ हुआ था। यह आंदोलन किस लिए हुआ था? जमींदारों के शोषण के खिलाफ हुआ था। इसके बाद लास्ट में आता है अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। अहोम विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? 1828 ईस्वी में अहोम विद्रोह प्रारंभ हुआ। इसके नेता गोमधर कुंवर थे। इसके नेता कौन थे? गोमधर कुंवर थे। इसके बाद आता है ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ उराव आदिवासी के मध्य वर्ष 1914 ईस्वी में छोटा नागपुर में हुआ था। ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ कौन से जाति? तो उराव आदिवासी के मध्य वर्ष 1914 में छोटा नागपुर में हुआ। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जतरा भगत, बलराम भगत तथा देव मेनिया भगत आदि थे। इस आंदोलन के जो नेता थे कौन थे? जतरा भगत, बलराम भगत तथा देव मेनिया भगत थे। इससे आगे महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले जनजातीय नेता जदोनाग थे। वे मणिपुर के नागा जनजाति के अग्र स्वतंत्रता सेनानी थे। इसके बाद जो हुआ था, महात्मा गांधी से प्रभावित विचारधारा प्रभावित कौन थे? जदोनाथ। जो जनजातीय नेता जदोनाग थे वे मणिपुर के नागा आंदोलन के अग्रगामी स्वतंत्रता सेनानी थे। इतना ही है इसके बारे में। आज ये टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में इससे संबंधित प्रश्न को लेकर आऊंगी। धन्यवाद।